Just very good morning to all of you and welcome to the lecture series on the semiconductor control drives. And today we are going to discuss about the single phase semiconductor fed DC motor drive. हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि फुल वेव कन्वर्टर से हम डीसी मोटर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम इसमें दोनों मोड के ऑपरेशन यानी कि फॉरवर्ड मोटरिंग मोड और रिवर्स रीजनरेटिव मोटरिंग मोड में किस तरीके से मशीन काम करती है। हमने बात करी थी स्पीड टॉर्क कर्व के बारे में, फिर हमने इसके कुछ डेरिवेशंस निकाले थे जिसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन एंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज इन कंटिन्यूअस कंडक्शन। फिर हमने रिलेशन निकाला था स्पीड का, बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड टू कंट्रोल द स्पीड, सो फॉर दैट वी नीड टू डिराइव द डेरिवेशन। इस तरीके का पूरा एनालिसिस हमने पिछले कुछ 2-3 क्लासेस में किया था, जो कि था सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर के लिए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली है सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर के बारे में। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा होता है, इट इज ए हाफ ब्रिज कन्वर्टर, जिसमें एक लेग में, इसको एक लेग बेसिकली कहा जाता है, इस लेग में एससीआर होते हैं और इस लेग में बेसिकली डायोड्स होते हैं। तो इट इज एक्टिंग एज ए फ्रीव्हीलिंग डायोड। तो इसका जो नेमिंग है वो मैं कर देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज T1, दिस इज D2, लेट्स सपोज दिस इज T1 D2 एंड लेट्स सपोज इट इज D, ऐसा कर लीजिए इसको D1 और इसको नाम दे दीजिए आप D1, इसको बोल दीजिए D2, इसको बोल दीजिए D2। ये हमने नेमिंग कर दी है और ये एक सेमी कन्वर्टर है जो कि इस डीसी मशीन में जा रहा है और हमने ये करंट इसमें मारा था। लेट्स सपोज इट इज IA एंड दिस आउटपुट वोल्टेज वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड, लेट्स सपोज इट इज VAO, ठीक है। एंड दिस वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज V इज इक्वल्स टू, दिस इज बेसिकली Vm ऑफ sin ओमेगा t, ठीक। तो हम इसके कुछ मोड्स होते हैं, इसमें भी हम आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म निकालेंगे, इसमें भी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस मोड हम देखेंगे और उनके कुछ डेरिवेशन, फिर वही कहानी जो हमने हमेशा पढ़ी है वो निकालेंगे। सो दिस इज हैविंग 2 मोड्स, इट इज कंटिन्यूअस कंडक्शन एंड द सेकंड इज डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। ये दोनों हमें पढ़ने हैं। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की जो बाउंड्री होती है वही हमें स्पीड टॉर्क कर्व में ड्रॉ कर ली है और इसमें करंट का जो कंटिन्यूअस नेचर है और डिसकंटिन्यूअस नेचर है वो हमें डिस्कस करनी है। तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमें पता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जनरली T1 और D1 ऑन, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जनरली T2 और D2 ऑन। यानी कि हम इसमें ये ऐसा कर लेते हैं, इसको और आसान मैं तो कर देता हूँ कि एट ओमेगा t इक्वल्स टू अल्फा T1 ऑन होगा और ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा और लाइक सपोज 2 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन। सिमिलरली एट ओमेगा t इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा पे हमारा T2 ऑन होगा, यानी पाई प्लस अल्फा या फिर 3 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन। ये हमने हमारा जो ट्रिगरिंग सीक्वेंस है वो डिसाइड कर लिया है। इस ट्रिगरिंग सीक्वेंस की मदद से हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, वेवफॉर्म को एनालाइज करेंगे, फिर उसको डेरिवेशन निकालेंगे। तो ड्यूरिंग मोड 1, लेट्स सपोज दिस इज मोड 1 एंड दिस इज मोड 2, राइट, ठीक है। मोड 1 की अगर हम बात करते हैं और हम वेवफॉर्म को ड्रॉ करने की अगर कोशिश करते हैं तो इस तरीके का हमारा वेवफॉर्म होना चाहिए। लेट्स सपोज दिस इज ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, और हमने इस पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट अल्फा एंड दिस इज बेसिकली पॉइंट पाई प्लस अल्फा, सिमिलरली दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा। या हमने फायरिंग सीक्वेंस लगा रखा है, T1 को ऑन किया है इस पॉइंट पर,
और इस पॉइंट पर पाई प्लस अल्फा पे हमने T2 को ऑन किया है। सिमिलरली अगेन हमने 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर T1 को ऑन किया है। सो हियर T1 बिकम्स ऑन और यहाँ पर जो है हमारा T2 बिकम्स ऑन। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस पॉइंट पे हमारा T1 ऑन है। तो मोड वन हमारा अल्फा पर है, जो कि इस पॉइंट पर दिस इज 0, दिस इज बेसिकली अल्फा, दिस इज पाई प्लस अल्फा, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा, सिमिलरली इट इज 3 पाई। अब देखिए मोड 1 की हम बात कर रहे थे, तो मोड 1 at omega t is equals to alpha, T1 becomes on। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो T1 है ये ऑन है और सप्लाई जाएगी, यहाँ से जाएगी, इस मशीन में जाएगी, इस मशीन में जो EMF है वो जनरेट होगा, मशीन में रोटेशन आएगा और इसका रिटर्निंग पाथ है, यहाँ पर हमारे पास D1 है और D1 से होते हुए ये वापस चली जाएगी। इस तरीके से हमारा सिस्टम बनेगा और ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड मशीन लगी हुई है, ये वैसे का वैसा है। तो करंट का फ्लो जो हुआ वो यहाँ से गया इससे, जैसे V इज इक्वल्स टू VM ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट यहाँ से गया, T1 हमारा ऑन हो गया और करंट हमारा फिर लोड में गया। लोड में जो डीसी मशीन लगी थी वो घूमना शुरू कर देगी और उसके इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, सो हियर एनर्जी is stored in इंडक्टर। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये दिस आउटपुट वोल्टेज हमारा सोर्स वोल्टेज के इक्वल आ रहा है। दिस इज बेसिकली VM साइन ओमेगा टी। मशीन घूमना शुरू कर देगी। दिस इज एक्सटर्नल सप्लाई फील्ड वोल्टेज। ठीक है, बहुत सिंपल है। आउटपुट वोल्टेज हमारा सोर्स वोल्टेज के इक्वल है और करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली हमारा इस RL से RLE लोड में मूव करेगी। यानी कि अगर मैं इसका जनरल सर्किट ड्रॉ करता हूँ आउटपुट वोल्टेज का, तो इट इज R, दिस इज इंडक्टर, दिस इज बैटरी वोल्टेज E, बैक EMF E, और ये जो करंट है ये हमारा इस मशीन के अंदर जा रहा है। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज बैक दिस V0। अगर मैं इस आउटपुट वोल्टेज के साइड में KVL लगाता हूं तो दिस आउटपुट वोल्टेज it should be is equals to this is R into IA plus it is this is RA, this is LA plus LA of DIA by DT plus E should be is equals to 0. This should be is equals to VM of sin omega t minus E is equals to LA DIA upon DT। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये इंडक्टर की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बेसिकली इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में। तो जैसे ही VM, जब तक VM साइन ओमेगा टी E से जाता है, हमारे पास जो E का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे इस तरीके से है, ये रहा E का मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E। जब तक EM साइन ओमेगा टी E से जाता है तब तक जो करंट है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो बेसिकली इंक्रीज होगा। अगर VM साइन ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड जब कम होता है, यानी कि इस पॉइंट के बाद जब VM साइन ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड कम होता है, देन रेट ऑफ चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर करंट की वेवफॉर्म भी ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है
कि जब तक Em sin ओमेगा Vm sin ओमेगा टी हमारा पॉजिटिव है ई से, तब तक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी। उसके बाद जब Vm sin ओमेगा टी छोटा होता है ई से, तो इसमें इंडक्टर की जो एनर्जी है वो बेसिकली जो आपका dA/dt है वो नेगेटिव होगा। तो उसके लिए पहले वोल्टेज की वेवफॉर्म में ड्रॉ करता हूँ, देन वी कैन डिस्कस अबाउट द करंट वेवफॉर्म। तो यहाँ पर अल्फा पे ये हमारा वोल्टेज था, दिस इज द एक्चुअल वोल्टेज, और एक्चुअल वोल्टेज को फॉलो करता है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से इंक्रीज होता है इस पॉइंट तक, जो कि इस पॉइंट तक यहाँ से लेके यहाँ तक Vm sin ओमेगा टी जो था वो ई से ज्यादा था, therefore it is increasing, and after that यहाँ पे ये करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है इस पॉइंट तक, 0 से लेके अल्फा, देन अल्फा से लेकर पाई, आफ्टर दैट इट इज पाई प्लस अल्फा। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब क्या होता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर चुका है, मैंने कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। जैसे ही मैं पाई पे पहुंचता हूं, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो नेगेटिव है। वो चाहता है कि वो T1 को ऑफ करे, लेकिन क्योंकि इंडक्टर के अंदर एनर्जी होती है, अगर आपने उस पॉइंट पे T1 को ऑफ कर दिया तो करंट जीरो हो जाएगा, और करंट इंडक्टर के अंदर इतने शॉर्ट इंटरवल में आप करंट जीरो कर दोगे तो वो इस चीज का अपोज करता है, बिकॉज इंडक्टर इज एन एलिमेंट विच विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इंडक्टर अपने अंदर ना करंट के डायरेक्शन को, ना मैग्नीट्यूड के करंट के डायरेक्शन को या मैग्नीट्यूड को एकदम से बहुत सडन इंटरवल पे चेंज होने का मना करता है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इंडक्टर में बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होगा जो कि इसको जला सकता है। तो इस इंडक्टर की एनर्जी जो स्टोर हुई थी एट अल्फा से पाई के बीच में, वो पाई के बाद पहले रिलीज होगी, वो रिलीज होने के बाद फिर हम इसकी साइकिल को नेगेटिव कर सकते हैं। सो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, सप्लाई जो है सोर्स वोल्टेज वो नेगेटिव है। यहाँ पर इंडक्टर रिलीज देयर एनर्जी, इंडक्टर रिलीज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को वो रिलीज करता है। तो हम जानते हैं कि ये आर था, दिस इज बेसिकली इंडक्टर था, दिस इज बैटरी थी, और इसको रिलीज करना है तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस हो जाएगा, क्योंकि रिलीज जब इंडक्टर करता है तो वो अपने अंदर पोलैरिटी को रिवर्स करता है टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम। तो रिलीज करता है, दिस इज रिलीजिंग पॉइंट, और जब रिलीज करता है तो उसको एक पाथ चाहिए, तो हम अगर इसमें ध्यान से देखें, इस पॉइंट पर हमें D1 मिलता है। अगर यहाँ से कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो D1, देखिए T2 ऑफ है ऑलरेडी, T2 तो ऑफ है क्योंकि हमने उसको ऑन किया नहीं है। तो जब रिलीज करने का पाथ हमने देखा तो D1 एक पाथ मिल रहा है, और चूंकि सप्लाई या नेगेटिव है T1 मेरा ऑफ हो जाएगा। D1 और D2 की मदद से ये बेसिकली ऑफ हो जाएगा, यानी कि इंडक्टर रिलीजिंग एनर्जी थ्रू D1 एंड D2। यहाँ पर ये जो D2 है और ये D1 है, इसकी मदद से इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। दिस इज करंट IA, दिस इज D2, दिस इज D1। और आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज उस कंडीशन में कितना आता है, 0 आता है। तो this effect is called freewheeling diode. This is the effect of freewheeling. Inductor freewheels the energy through the D1, D2, right? तो at omega t equals to pi to beta, जिस पॉइंट तक उसने रिलीज करी, that point we are considering as a beta. हम जानते हैं सभी लोग, वो पॉइंट बीटा होता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जनरली बीटा। और उस पॉइंट तक जो पाई से लेके बीटा तक है, वो इंडक्टर की वैल्यू कितनी है, 0। अब इसके बाद जब रिलीज हो जाएगी,
जब ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, तो एट पॉइंट ओमेगा टी इक्वल्स टू पहुंच गए बीटा पे, एट पॉइंट ओमेगा टी इक्वल्स टू बीटा पे। नो एनर्जी इन इंडक्टर, नो एनर्जी इन इंडक्टर, इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, पूरी एनर्जी रिलीज कर देता है। अब हमारा D1 D2 भी ऑफ है, यानी कि ओपन सर्किट, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट और हो नहीं रहा। T1 एंड T2 भी ऑफ है, यानी कि सारे सिस्टम हमारे चारों की चारों जो डिवाइसेस है या दो SCR है, दो डायोड है, वो सारे ऑफ है। जब सारे ऑफ हो जाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल आता है, E के इक्वल। ये आपको बहुत अच्छे से ये पता है। तो एट ओमेगा टी इक्वल्स टू बीटा पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो E को फॉलो करता है, राइट, लाइक दिस। और इंडक्टर के जो करंट है वो 0 है, क्योंकि इसमें कहीं से भी करंट का पाथ लोड में नहीं जा पा रहा है। दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द आर बेसिकली सेमी कन्वर्टर फॉर DC मोटर ड्राइव इन डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन। तो ये डिस्कशन हम जो कर रहे हैं, दिस इज फॉर डिसकंटिन्यूअस मोड, दिस इज फॉर डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन। वेरी सिंपल, बहुत बेसिक्स है। आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया है कि एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पर T1 और D1 ऑन होंगे और वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगा। इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी एट ओमेगा टी इक्वल्स टू अल्फा से पाई के बीच में। जब पाई पे पहुंचे, साइकिल नेगेटिव हुई, इंडक्टर को रिलीज करना है, वो पाथ ढूंढता है। पाथ उसको दो मिले, एक ही पाथ मिलता है D1 और D2। तो D1 और D2 को बेसिकली वो ऑफ कर देता है, मतलब शॉर्ट कर देता है, जिससे उसका आउटपुट वोल्टेज 0 होता है और जो एनर्जी इंडक्टर से रिलीज होके इन रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा ओमेगा टी इक्वल्स टू बीटा पर हमने देखा कि अब इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, तो D1 भी ऑफ है, D2 भी ऑफ है, T1 भी ऑफ है, T2 हमने ऑन किया ही नहीं है, वो हम पाई प्लस अल्फा पे ऑन करेंगे। इस तरीके से पूरी कहानी होती है। सिमिलरली जो प्रोसेस मैंने भी आपको समझाई, वही प्रोसेस अपनी नेगेटिव साइकिल में T2 के लिए होगी। सेम रिजल्ट हमारे सामने आने वाले हैं, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हमें इंडक्टर ये RL लोड को समझना था। इस तरीके की वेवफॉर्म हमें मिलती है। और फुल वेव में ये वेवफॉर्म में नेगेटिव स्पाइक्स मिलता था पाई से बीटा के बीच में, जो कि क्योंकि ये फ्री व्हील्स नहीं करता था, ये T1 T2 को फोर्स कंडक्ट करता था फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। यहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज 0 मिलता है। लाइक दिस वी आर गेटिंग द वेवफॉर्म ऑफ दिस फ्री व्हीलिंग ऑफ दिस मशीन। इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। लाइक दिस वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है डिसकंटिन्यूअस मोड के कंडक्शन में। अगर मैं आपसे कंटिन्यूअस मोड की बात करूंगा जब भी, तो वो अपन देखेंगे। तो वेवफॉर्म कुछ नहीं है, वोल्टेज की वेवफॉर्म में कंटिन्यूअस की वेवफॉर्म में भी चेंज आता है और डिसकंटिन्यूअस में तो है ही। तो और मतलब करंट की वेवफॉर्म में भी थोड़ा सा चेंज आता है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में ये जो एनालिसिस था ये डिसकंटिन्यूअस मोड के लिए था। अगर मैं कंटिन्यूअस मोड की बात करता हूँ आपसे, कंटिन्यूअस मोड की वेवफॉर्म की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो कंटिन्यूअस मोड में ये जानते हैं कि इंडक्टर की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। या तो हम एडिशनली उस DC मोटर के सीरीज में एक इंडक्टर लगाते हैं, या फिर उसके हम हैवी अगर मशीन है जिसका इंडक्टर बहुत ज़्यादा है, DC मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग का, तो वहाँ जो करंट बनता है इट बिकम्स द डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, सॉरी कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो इसमें होता ये है कि इसमें जैसे कि ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई से बीटा के बीच में जो करंट था वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, 0 हो रहा था। यहाँ वो चीज नहीं होती है, करंट becomes continuous throughout the time because inductor will take more time to release the energy. मोड 1 सेम है, अल्फा से पाई तक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीज होना शुरू होती है। पाई पे पहुंचते हैं तो पूरी रिलीज नहीं होती, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी बहुत ज्यादा है, इट विल टेक टाइम टू रिलीज। सो वो पाई से बहुत देर बाद, यानी कि पाई प्लस अल्फा पे भी पहुंच गए, उसके बाद वो बीटा जो मिलता है हमें बहुत देर बाद मिलता है, सो वो 0 हो ही नहीं पाता। वो
कम होना चाह रहा था, उसी डायरेक्शन में आपने T2 ऑन कर दिया। सो ये वेवफॉर्म मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ बिकॉज ऑफ इट इज इम्पोर्टेंट टू एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई जस्ट make it convenient to you that you can get the full feelings of a subject. This is the supply voltage. This is basically supply voltage. ये supply voltage इस तरीके से होता है। जस्ट मैं पूरी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसे दिस इज बेसिकली, और ये जो है ये सप्लाई वोल्टेज, दिस इज सप्लाई, ये सप्लाई वोल्टेज है इस तरीके से। और हमने अल्फा पे ट्रिगरिंग करी है, हमने पाई प्लस अल्फा पे T2 को ट्रिगर किया है, फिर 2 पाई प्लस अल्फा फिर से हमने अल्फा को ट्रिगर किया है। तो दिस इज बेसिकली अल्फा, दिस इज पाई प्लस अल्फा, और इसको नीचे फायरिंग एंगल यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ हम करंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दिस इज सोर्स वोल्टेज, दिस इज आउटपुट वोल्टेज, दिस इज बेसिकली आउटपुट आर्मेचर करंट। अल्टीमेटली वही है कि ई ये है हमारा अल्फा से पाई प्लस अल्फा में यही वेव फॉर्म आती है सेम टू सेम, बट इट इज कंटिन्यूअस कंडक्शन, यानी कि यहाँ पर बीटा होता ही नहीं है। तो बीटा हमारा यहाँ तक आ ही नहीं पाता, तब तक ये इस तरीके का वेव फॉर्म हमें दिखती है। करंट बढ़ा, डिक्रीज होना शुरू हुआ, और डिक्रीज होने के बाद ये अल्फा है, ये पाई है, पाई के बाद बीटा बहुत ज्यादा है। हम इसको डिक्रीज कर ही रहे थे जब तक रिलीज ही नहीं हुई। इंडक्टर रिलीज करते 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 जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, यहाँ हमने T2 ऑन कर दिया, तो T2 ऑन करते करंट फिर फ्लो होने लगा, फिर रिलीज होने शुरू हुआ, रिलीज होते होते हम यहाँ पहुंचे, फिर T1 ऑन कर दिया। So ultimately we can get there is a continuous mode of current is flowing in the system, like therefore it is we are calling as a continuous mode। और जितना ज़्यादा इंडक्टर होगा, मान लीजिए इंडक्टर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, उतना ही ये करंट की जो वैल्यू है ये बेसिकली बहुत अच्छी बन के आती है। तो टू मेक इट इज मोर स्मूथ कंडक्शन, इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं। Like this is the similarly we can get this waveform here. This is the waveform. So it is basically 0. This is basically alpha. This is pi. This is basically pi plus alpha, and this is 2 pi. This is basically 2 pi plus alpha. Like this, we are getting the waveform in the continuous mode of conduction. क्या था हमें समझ में आया? ये तो बेसिक एनालिसिस है, ये तो बेसिक वेवफॉर्म है, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से हमको एनालिसिस करना है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं आपके सामने वो जो है वो है इसका एनालिसिस, जिसमें हमको मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल के उसके कुछ डेरिवेशन निकाल के वो हमें करना है। तो हमारे पास मैथमेटिकल एनालिसिस, हमारे पास जो है डिसकंटिन्यूअस मोड कंडक्शन की भी एनालिसिस है और कंटिन्यूअस मोड की भी एनालिसिस है। मैथमेटिकल एनालिसिस इन discontinuous conduction, mathematical analysis in discontinuous conduction। हम जानते हैं इक्वेशन हमने निकाली थी कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो बेसिकली IAR है। अच्छा, पहले लिख देता हूँ किस चीज के बीच में बात कर रहे हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोड 1 के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अल्फा एट ओमेगा टी लेस देन 5। इसमें इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो जाता है, एनर्जी स्टोर होती है। आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज को फॉलो करता है इस केस में। तो इटर वी आउटपुट इज इक्वल्स टू इट इज IAR प्लस LA डी IA अपॉन DT प्लस इट इज VIAR प्लस LDI अपॉन DT प्लस E should be equals to 0, है ना, implies that। हम जानते हैं इट इज बेसिकली VM ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस IAR प्लस LA DIA अपॉन DT प्लस E। ये इक्वेशन वही है जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर में सॉल्व करी थी, और इसको सॉल्व करने के बाद
फुल वेव रेक्टिफायर का मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने फुल वेव रेक्टिफायर में आपको ये सॉल्व कराई थी इक्वेशन लाइक दिस। यहाँ देखिए ध्यान से, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा और बीटा, क्योंकि वहां पे अल्फा से बीटा तक मूव कर रहा था। इक्वेशन तो वही है, वी एम साइन ओमेगा टी आई ए आर ए प्लस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ हमें आई ए के दो कंपोनेंट मिलेंगे, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट, और स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट कंपोनेंट इस तरीके से मिलते हैं। आई ए इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस ई बाई आर ए प्लस ए टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसमें ये स्टेडी स्टेट कंपोनेंट है, ये ट्रांजिएंट कंपोनेंट है, और साइन वेव में स्टेडी स्टेट माइनस हो रहा है, तो उसकी सप्लाई यहाँ से आ रही है और ये बैक की उसको अपोज कर रहा है, यानी कि माइनस ये इंडिकेट कर रहा है सप्लाई को बैक की में अपोज कर रहा है। फिर हमने एक इनिशियल कंडीशन ली एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा आई ए इज 0। हमारा डिसकंटिन्यूअस मोड में ये चल रहा है, और फुल वेव में भी आई ए 0 होता है ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा पर, और सेमी कन्वर्टर में भी ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा पर आई ए की वैल्यू 0 होती है। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी और ओमेगा टी को अल्फा पुट किया, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस वैल्यू इज पुट इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट द रिजल्ट ऑफ दिस फाइनल इक्वेशन। तो वी आर इन ए फाइनल इक्वेशन हमें ये मिल गई, इट इज वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस ई अपॉन आर ए प्लस ई अपॉन आर ए माइनस वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी अल्फा माइनस 5 माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा इनटू कॉट 5। दिस इक्वेशन मैं यहाँ तक एनालिसिस बिल्कुल सेम है, बाकी के बाद में चेक कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑन सॉल्विंग हमें जो इक्वेशन मिली है आई ए की, दिस इज कम्स आउट टू बी वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस ई अपॉन आर ए, है ना, प्लस E upon RA minus VM upon Z sin omega t, नहीं, sin it is alpha minus 5, it is alpha minus 5 to the bracket e to the power minus omega t minus alpha into cot 5। ये क्वेश्चन हमको मिल गई। अब हमारी जो वेवफॉर्म थी वो कुछ तरीके से थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमारी जो वेवफॉर्म थी ये मान लीजिए अल्फा है, तो यहाँ से वेवफॉर्म शुरू हुई थी डिसकंटिन्यूअस मोड की, यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ इस तरीके से गई। ये वेवफॉर्म, दिस इज अल्फा, दिस इज 5, दिस इज बीटा एंड दिस इज 5 प्लस अल्फा। फिर वेवफॉर्म फिर से शुरू हुई। तो अगर हम इस इंटरवल की बात करते हैं आपसे, केवल इस इंटरवल की, ये वाला, ये इंटरवल यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेक्शन यहाँ, तो अल्फा से पाई के बीच में, अब पाई से बीटा के बीच में हम ले लेते हैं एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई, है ना, और इसमें आउटपुट वोल्टेज कितना है, 0 है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम क्या सोचते हैं, देखिए ड्यूरिंग इंटरवल बीटा से इट इज पाई से बीटा, आउटपुट वोल्टेज कितना है, 0। तो इस इक्वेशन को 1 एज्यूम कर लीजिए और इसी इक्वेशन का यूज करते हुए, यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 0 इज इक्वल्स टू it is RA IA plus LA DIA upon DT plus E. This is equation number 2. Solving equation number 2, इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें IA का रिलेशन मिलेगा, नया रिलेशन दैट वी आर कॉलिंग एज E माइनस IA अपॉन RA
प्लस ए ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी ऑफ कॉट 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिली हमें. नई इक्वेशन मिलेगी एट पाई से बीटा के बीच में. अब मैं यहाँ पर पुट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, क्योंकि हम अभी किस मूव में बात कर रहे हैं, पाई से बीटा के बीच में. ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई अगर मैं पुट करता हूँ तो लेट सपोज आई ए को मैंने एक नाम दे दिया आई ए पाई. ठीक है, दिस इज बेसिकली आई ए पाई. ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे करंट जीरो नहीं हुआ है. करंट की भी वेव फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूँ. ये करंट जो था वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके जीरो हो गया. तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे करंट का मैग्नीट्यूड था तो वो जीरो नहीं हुआ, तो मैंने लिख दिया वो कितना था आई ए पाई. लेट सपोज इट शुड बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बाय आर ए प्लस ई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी इज पाई. So this is cot phi, and here by using this we just find the magnitude of A. It comes out to be Ia pi plus E by Ra into e to the power of cot phi. This is equation number 4. हम कह सकते हैं put value of equation number 4 in equation number 3. 4 को 3 पुट करके देखो, then we get the value of Ia. It is minus E upon Ra plus इसमें it is Ia pi plus E by Ra. It is e to the power minus omega t minus 5 cot phi. This is equation number 5. ये इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई है. इस इक्वेशन ये आई है ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे. ये खत्म कहाँ होगी, ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पर. सो बस हम लास्ट स्टेज पर आ गए. पुट ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि ये पाई हो चुका है और बीटा की बात कर रहे हैं. ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा इन इक्वेशन नंबर 5. This equation is comes out to be minus of E by Ra plus it is Ia pi plus E by Ra e to the power minus of beta minus of pi, sorry not minus, ये हो जाएगा minus of cot phi. इस इक्वेशन की मदद से है ना. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, ओमेगा टी इक्वल टू बाई पे आई ए की वैल्यू जीरो हो जाती है ना. जब देख रहे हैं ओमेगा टी इक्वल बीटा पर आई ए कितना हो गया, जीरो. तो यहाँ करंट भी जीरो पुट कर देंगे अपन. इट शुड बी जीरो. ये हो जाएगा जीरो, राइट. बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग न्यूमेरिकल्स, जब टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये इक्वेशंस यूज होती हैं डायरेक्टली. यूजिंग इक्वेशन 6 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इटरेटिवली. इटरेटिवली क्योंकि नॉन लीनियर इक्वेशंस है, सॉल्व करने में टाइम लगता है. सो दिस इज द बेसिकली मैथमेटिकल एनालिसिस, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे पूछ सकते हैं. डेरिवेशन के फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में. तो ये पता होना चाहिए कि किस इंस्टेंट से किस इंस्टेंट तक, अल्फा से पाई तक कैसे डेरिवेशन बनता है, पाई से बीटा तक कैसे बनता है. ये पूरी कहानी थोड़ी सी आपको मेन नॉलेज में जानकारी आपको होनी चाहिए. फिर पाई प्लस अल्फा पर भी हम लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है. सो दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल एनालिसिस. सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. हमने बेसिक सीख लिया है सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर फेड डीसी मोटर ड्राइव का. नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस मोड में स्पीड के डेरिवेशन, अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V माइनस आई ए आर है. हम जानते हैं हमें अल्टीमेटली इसकी स्पीड को वेरी करना है. इट इज आई ए आर.
दिस स्पीड इज इक्वल्स टू v माइनस ऑफ आई आर ए डिवाइडेड बाई के आई। अल्टीमेटली अगर मैं स्पीड को वेरी कर दूँ देन आई कंट्रोल द, मैं इस वोल्टेज को वेरी कर दूँ देन आई विल कंट्रोल द स्पीड। सो स्पीड कंट्रोल करने के लिए और इसमें ब्रेकिंग और टॉर्क वगैरह लाने के लिए हमें इसके वोल्टेज को, जो आउटपुट वोल्टेज निकल के आ रहा है, इसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमने ये मेहनत करी है, वेवफॉर्म ड्रॉ करी है, उसके कुछ एनालिसिस पड़ी है, कब वोल्टेज जीरो होगा, कब वो मैक्सिमम होगा, कब वो चेंज होगा, और फिर उसके कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वही चीज बात करेंगे कैसे हम इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।